नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत और विश्व के इतिहास के बारे में। ये एक वन लाइनर सामान्य ज्ञान का वीडियो है जिसमें हम लोग कम समय में अब सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा है वियत मिन्ह नामक गणतंत्र की स्थापना किसने की थी। ठीक है, एक वियत मिन्ह नाम का एक स्टेट था। गणतंत्र का मतलब उसमें जो प्रजातंत्र टाइप का चल रहा था, तो ऐसा जो राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी, तो ये हो ची मिन्ह ने किया था। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो इन्होंने किया था, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ठीक है, और 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादियों व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव हेतु देखिए, जो 1907 में जो कांग्रेस का अलगाव हुआ था, तो उसमें उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता इनके बीच में मतभेद हो गया था। तो मतभेद का जो कारण था, वो कारण था कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका अध्यक्ष का चुनाव कैसे हो, उसके जो रूल्स रेगुलेशन थे उनको लेकर के मतभेद हो गया था, और जिस वजह से उदारवादी और उग्रवादी नेता अलग अलग हो गए थे। ठीक है, अब बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए, आपको पता है कि बलबन किस वंश के आता है, बलबन गुलाम वंश में आता है। गुलाम वंश में सबसे पहले आपका जो सुल्तान हुआ था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा आपका था इल्तुतमिश। और इन सब के बाद ठीक है, बलबन जो है वो एक सुल्तान बनता है। और कहा जाता है कि जो गुलाम वंश था उसका जो पहला सुल्तान तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, पर उसका जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक है, तो बलबन ने काफ़ी चीज़ें चलाई थी, है ना। लौह और रक्त की नीति ही इन्हीं का था, सजदा और पैगोश की नीति भी इन्हीं की थी। तो ये हमेशा अपने आप को, क्योंकि गुलाम था, तो ये हमेशा अपने आप को कुलीन साबित करने की कोशिश ये सुल्तान करता रहा था। तो एक तो अगर हम बात करें कि जो सारे जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं वो लोग तुर्की को अपना गुरु मानते थे पहले भी, क्योंकि खलीफा का स्थान वही था। तो तुर्की में एक वंश था, ठीक है, तो वो क्या था, अफरसिया जिस वंश के योद्धा थे उसी के वंश को ये अपने आप को बलबन ने बताया था। ठीक है, तो शाहनामे में वर्णित कौन सा योद्धा है, अफरसिया है। ये तुर्की के योद्धा थे और इनका जो वंश था वो काफी कुलीन था, और इन्हीं के वंश का होने का बलबन ने अपने आप को साबित करने की कोशिश करी थी। स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार सन 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर हुई थी। जो स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है वो किस स्थान पे हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। कब हुई थी, 21 अक्टूबर 1943 में हुई थी। किस सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी। तो वो कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। जो आपने जौना खां का नाम सुना है ना, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके पिता का नाम था गयासुद्दीन तुगलक, और ये गए थे साउथ अभियान पे। जब वहाँ से वापस आ रहे थे दक्षिण भारत के अभियान से, तब उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने इनके स्वागत के लिए एक लकड़ी का किला बनाया था। ठीक है, तो जब ये आए थे तो वो लकड़ी का किला भवन जो था वो गिर गया था, तो उसी में दब के इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो वो कहाँ था, वो अफगानपुर में था, तो तुगलकाबाद में। बादशाह के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी। ठीक है, कितनी संख्या थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई। अब बादशाह के समय की बात हो रही, तो कौन बादशाह था उस समय, अकबर बादशाह। तो उस समय ये उनकी संख्या 15 थी, और जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई थी, 21 हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे भरे बैताल, ठीक है, एक ये शब्द बोला था, उपमा दी थी कि ऐसा जो बंगाल का नवाब है वो भूसे भरे बैताल वाला है, तो वो कौन था, मुबारक
मुबारकुद्दौला को बोला था। ठीक है, एक न्यायाधीश ने, जो बंगाल का न्यायाधीश था। तो ये हो गया। और इसके बाद का जो पॉइंट है वो किस उद्देश्य से प्रेरित होकर ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। जो आधुनिक शिक्षा दिया गया था, जो हम आधुनिक शिक्षा का मतलब ये है, जो हमारा देश है उसमें पहले प्राचीन शिक्षा चला करती थी, जिसमें जो शिक्षार्थी थे वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के गुरु के साथ में रहते थे और वहीं पे जंगलों में वो शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर उन्होंने, जो लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लागू किया। जो अंग्रेजी सरकार थी तो वो क्या चाहती थी कि एक पढ़े लिखे क्लर्क तैयार करना चाहती थी, अपने लिए क्लर्क तैयार करना चाहती थी। ठीक है, इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ में उसने एजुकेशन इंडिया में लागू किया था, जबकि इसका जो इम्पैक्ट था वो दूसरा ही पड़ा। क्योंकि जब लोग पढ़ लिख गए तो उन्होंने उनको अपने अधिकारों का पता लगा, उन्हें अपने भारतीय होने का पता लगा, और ये पता लगा कि जो अंग्रेज हैं ये हम पे शासन कर रहे हैं। और फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, किस मुगल सम्राट के समय अवध, भरतपुर, हैदराबाद, रोहिलखंड एवं फर्रुखाबाद स्वतंत्र हो गया था? तो वो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला शासन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और ऐशो आराम में ज़्यादा रहता था, जिसकी वजह से उसका नाम रंगीला पड़ा था। और इसी के समय में अवध, भरतपुर और हैदराबाद, रोहिलखंड और फर्रुखाबाद, रोहिलखंड ये बरेली के आसपास का एरिया है। ठीक है, बांसबरेली, रायबरेली नहीं। नील आंदोलन का जोरदार समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्क के संपादक कौन थे? मतलब जो नील आंदोलन था उसका सपोर्ट किया गया कि हिंदू पैट्रियार्क एक पत्रिका में। अब इसके हिंदू पैट्रियार्क पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो वो था लॉर्ड डलहौजी के समय पहली लाइन बनी थी भारत में। वो कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो वो भेजा था अफजल खां को। किसने भेजा था? बीजापुर के सुल्तान ने। इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? जो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, उसके बाद जो मुर्शिदाबाद है, जो बंगाल का हिस्सा है, वहाँ का दीवान किसे बनाया? उप दीवान क्या करता था? वहाँ टैक्स वसूली करता था। तो ये मोहम्मद रजा खां को बनाया गया था। श्रीलंका के किस शासक ने बोध गया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति ली थी? ये सिंपल सी चीज़ है कि जो एक श्रीलंका के शासक थे, वो शासक का नाम बताना है, जो बोध गया स्थान पे भगवान बुद्ध का मंदिर बनाना चाहते थे। और उस समय शासन वहाँ पे कौन कर रहा था? समुद्रगुप्त जी कर रहे थे। तो ये जो कौन है? मेघवर्मन श्रीलंका के राजा थे, जो बौद्ध मंदिर बनाना चाहते थे बोध गया में। ठीक है, किस पेशवा के अबोध होने के कारण, ऐसा कौन सा पेशवा था जो अबोध था, जो नाबालिग था? ठीक है, मराठा राज्य की देख रेख बड़ा भाई, ये क्या थी? इसमें 12 सदस्यों की एक टीम थी, एक परिषद थी जो राजकाज देख रेख करती थी, क्योंकि पेशवा कौन था? नाबालिग था। और पेशवा उसमें कौन था? माधव नारायण थे, जो बालक थे, और उनके हेल्प के लिए 12 सदस्यों की एक टीम काम करती थी, जिसे बड़ा भाई बोला जाता था। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगाली सबसे पहले थे आने वाले। पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डैनिश आए थे, ठीक है, और फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, इस तरीके से इस सीरीज में आए थे। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर, जिसे हम सीजर बोलते हैं, की उपाधि ग्रहण की? तो कुषाण वंश के शासक थे जिन्होंने ये उपाधि धारण की थी। अशोक के मानसेहरा जो पाकिस्तान में पड़ता है, और शहबाजगढ़ी वो भी पाकिस्तान में पड़ता है, से प्राप्त बृहद लेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इसमें लिपि का नाम पूछा कि कौन सी लिपि है जो मानसेहरा और शहबाजगढ़ी में
जो बृहद शिलालेख मिले हैं उसमें यूज की गई है, तो वो है खरोष्ठी लिपि। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का लेख हरिशेन शासक दरबारी कवि था। जो हरिशेन थे ये क्या थे? राइटर थे, कवि थे, लेखक थे। ठीक है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति एक स्तंभ लेख बनाया गया था, एक अभिलेख था, तो उसका जो लिखा गया था वो लिखा गया था हरिशेन के द्वारा। तो हरिशेन जो है वो किस शासक के दरबारी कवि थे? वो थे किसके? समुद्रगुप्त के। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में कौन सा प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक था, जो उसके सेनानायक थे, सेनाध्यक्ष थे, उसमें प्रथम सुल्तान कौन सा बना था? तो गाजी मलिक बना था। ठीक है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ? तो कनिष्क के समय में हुआ था शक संवत। ठीक है। विक्रम संवत बताइए कब हुआ था? किस सूफी संत ने खुद को अनहलक, ठीक है, अनहलक घोषित किया था? यहाँ अनहलको हो गया है, तो अनहलको घोषित किया था जिस कारण से फांसी पर लटका दिया गया। तो मंसूर अल हज्जाज थे जिन्होंने अपने आप को अनहलक घोषित किया था। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। जो मौर्य साम्राज्य जब खत्म हो गया था उसके बाद की बात है कि जो विदेशी शासक थे उन्होंने काफ़ी आक्रमण करे और उनकी एक चैन रही लगातार आक्रमण करने की भारत पर। तो सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? तो सबसे पहला किया था बैक्ट्रियन या ग्रीक ने। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में या 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? जब 1025 में या 1025 में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पे, तो गुजरात का शासक कौन था उस समय? भीमदेव प्रथम थे। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो ये माना गया है किसको? मैत्रेय को माना गया है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व कौन है? मैत्रेय, मतलब इनका जन्म अभी होना बाकी है। वेनिस यात्री मार्को पोलो एक यात्री था। यात्री कहाँ का था? वेनिस था। वेनिस कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। तो ये करीब आया था 1288 से 1293 के बीच में, और ये पांड राज्य में आया था। तो पांड राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? जो वेनिस का, इटली का एक यात्री मार्को पोलो था, वो पांड राज्य में भ्रमण करने के लिए आया था। यहाँ जब आया था तो पांड राज्य में रहा। तो उस समय, उसके आने के समय वहाँ का शासक कौन था? मारवर्मन कुलशेखर। ये पांड्यराज के शासक थे। नवपाषाण काल में भारत के किस स्थान से चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? ये कोल्डीवा से मिलता है। ये नवपाषाण की बात हो रही है, बाकी प्राचीन में जाओगे तो मेहरगढ़ हो जाएगा। किसके शासन काल में लक्ष्मीधर ने कल्प प्रदुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? जो विधि ग्रंथ रचना, जब ये विधि ग्रंथ का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी रचना किसने किया था? गोविंद चंद्र ने किया था। किस चालुक्य शासक ने बादामी में दुर्ग या बादामी को राजधानी बनाया? जो बादामी में था, बादामी को किला बनाया और बादामी को अपनी राजधानी बनाया, तो वो कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे। सर्वप्रथम शून्यवाद अर्थात शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो कौन थे? नागार्जुन ने दिया था, जो एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत एक बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने दिया था। कौन सा राज्य विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? इसमें कौन से स्थान की बात हो? तो स्थान कौन सा था वो? तो वह स्थान था आपका कलिकट। ठीक है। किस ग्रंथ में, ग्रंथ का नाम पूछा जा रहा है, किस ग्रंथ में नारी को सुरा बोला गया तथा पासा, जो नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? मतलब अगर 3 बुराई कोई बताई गई तो 3 बुराइयों में से एक बुराई नारी भी हुआ करती थी, सुरा बुराई थी और पासा बुराई था, और साथ में थर्ड पर्सन में क्या रख दिया? नारी। तो 3 बुराइयां बताई गई थी, वो कौन सी बुराई थी?
मतलब किस ग्रंथ में बताया गया, तो वो है मैत्रायणी संहिता में। अब ये चीज़ याद रखिए, मैत्रायणी संहिता में आपका जो सुरा थी, सुरा के साथ में, है ना, सुरा के साथ में और पासा के साथ में नारी को भी एक प्रमुख बुराई बताया गया। अशोक ने अपने किस शिलालेख में कलिंग की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया है? तो ये कलिंग का जो वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन, वो उन्होंने 13वें अभिलेख में, अपने 13वें शिलालेख में उन्होंने किया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? देखो यहाँ पे नहीं करते थे, करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। तो ये क्या, किसका? लोहे का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था, क्योंकि लोहे का आविष्कार आर्य आ जाने के बाद हुआ था। आर्य अपने साथ में लाए थे चीजें, घोड़ा और लोहा। उत्तर प्रदेश के आधुनिक देवरिया एवं गोरखपुर, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो इसमें देवरिया है और गोरखपुर है। ये दो क्षेत्र में कौन सा महाजनपद स्थित था? याद रखो कि महाजनपद की संख्या कितनी बताई गई है? 16। तो जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक महाजनपद था मल्ल महाजनपद। ठीक है, मल्ल था, तो मल्ल का जो एरिया था उस समय का, वो देवरिया और गोरखपुर है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हड़प्पा कालीन मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो हड़प्पा के समय में जो मुद्राएं थी, है ना, जो मुद्राएं जो थी जिससे वस्तुओं का लेन देन होता था, वो किससे बनी थी? तो वो सेलखड़ी से बनती, सेलखड़ी नाम का पदार्थ से बनी थी वो। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्रचलित प्रमाण मिले हैं? कि जो है भारत में उस स्थल की बात हो रही है, खुदाई हुई थी तो उसमें लोहा मिला हुआ है। ठीक है, सबसे पुराने प्रमाण तो है अतरंजी खेड़ा से। किस व्यक्ति ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी? आजीवक संप्रदाय की किसने की थी? तो मक्खलीपुत्र घोषाल ने किया था। जनसभा के रूप में काम करने वाले आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था किस नाम से जाना जाता था? तो वो थी विदथ, है ना। जनसभा के रूप में जो लोगों की सभा हुआ करती थी उसे जो विदथ नाम बोला जाता था, वो सबसे ज्यादा प्राचीन संस्था उसी को माना जाता है कि ये सबसे प्राचीनतम संस्था है। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक विद्वान कौन थे? तो वो थे हमारे स्थूलभद्र। देखिए, जो जैन धर्म था वो बटा था दो में। तो एक था आपका श्वेतांबर और दूसरा कौन सा था? आपका दिगंबर। और श्वेतांबर से आप इस वाले स्थूलभद्र के यश को याद रखिए कि इनका भी यश है और ये भी आपका श्वेतांबर है। तो इसके संस्थापक कौन हो गया? स्थूलभद्र। और उसके बाद जो दिगंबर था, तो दिगंबर में जो श्वेतांबर लोग थे ये क्या पहनते? सफेद कपड़े पहनते थे। ठीक है, तो इसमें टोटल आपका यश ही आएगा। और दिगंबर क्या है कि दिगंबर का मतलब होता है जिनका दिशाएं ही उनका वस्त्र हो, तो ये होते हैं दिगंबर, मतलब ये लोग नग्न रहते थे। ठीक है, अब ये जो इसके जो संस्थापक थे वो कौन से थे? वो भद्रबाहु थे। ठीक है, वो भद्रबाहु थे। तो इस तरीके से ये जो दिगंबर वाला जो संप्रदाय था, जब यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था तो श्वेतांबर लोग उस समय भारत में रह गए थे, मतलब उस पर्टिकुलर मगध में रह गए थे जहाँ पे ये स्थान था। और जो दिगंबर थे वो वहाँ से चले गए थे कर्नाटक में, जहाँ वो गोमतेश्वर की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने उसी मूर्ति की स्थापना इन्हीं के मतलब समय में हुई जब ये वहाँ पे रह रहे थे। उसके बाद जब ये वापस आए थे तो इनके विचार में और जो श्वेतांबर संप्रदाय के जैसे स्थूलभद्र थे, इनके विचार में मतभेद हो गया था। ठीक है, तब इन दोनों मतभेद होने के कारण ही जो जैन समुदाय था वो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में बट गया था। तो श्वेतांबर के संस्थापक बने स्थूलभद्र और दिगंबर के जो संपादक बने भद्रबाहु। ठीक है, श्वेतांबर लोग सफेद कपड़े पहनते थे और दिगंबर नंगे रहते हैं। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था? तो आपको पता है दिल्ली में जो गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो वो भी इसी ने बनाया है। उसका ढांचा जो बनाया था इन्होंने। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय से सीढ़ी से गिरने हुई? जहाँ पुस्तकालय की बात आती तो इससे समझे कि हुमायूं था,
वो दीनपनाह की पुस्तकालय की सीढ़ी से उतर रहा था और वो एक्सपायर हो गया था। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने तो जो अंग्रेज लोगों ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। मतलब ये समझो कि ऐसा कौन सा फरमान जारी हुआ जिसे ब्रिटिश लोग उसको अपना व्यापार के लिए मैग्ना कार्टा मतलब पूरी फुल छूट एकदम पैकेज, ठीक, कुछ भी करो आप। तो फारूक शेर ने दिया था। फारूक शेर अगर ये आदेश ना देता तो शायद अंग्रेज कभी हमारे यहाँ इतना जल्दी से तो नहीं फैल पाते। फारूक शेर ने पहला फरमान जारी किया जिससे अंग्रेजों को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। विजयनगर के किस शासक ने विवाह पर, ये कर लिखा हुआ है, ठीक है, विवाह पर कर को समाप्त कर दिया था। मतलब पहले शादियां होती थी तो टैक्स लिया जाता था, लेकिन विजयनगर के जो कृष्णदेव राय जब शासक बने तो इन्होंने विवाह पर कर लेना खत्म कर दिया। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के परिणाम स्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? तो अभियान का मतलब युद्ध होता है, ठीक है। कौन से थे विजय अभियान पे? तो रणजीत सिंह जब अमृतसर विजय अभियान पे थे, जब उनसे लड़ाई हुई थी मुगलों के साथ में, तो उनको जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो आई होप कि ये जो वन सीरीज है आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे ये जो एग्जाम में आए हैं छांट छांट के लिए गए। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी और आगे भी चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।